स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सुनने में बीड़ी डेढ़ा बोरिंग लगता है, लेकिन असलियत में ये है जिंदगी का सबसे बड़ा डड़ा खेल। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैसे की, या यूं कहें कि वित्तीय ज्ञान की। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये वित्तीय ज्ञान क्या भला है, तो घबराओ मत, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह वीडियो आपको सिखाएगा कि अपने पैसों को कैसे संभालें, कैसे बढ़ाएं और कैसे उससे अपनी जिंदगी आसान बनाएं। इस वीडियो में हम 4 महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे: व्यक्तिगत वित्त, निवेश के प्रकार, टैक्स की समझ और वित्तीय लक्ष्य कैसे तय करें। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम आपको बनाएंगे पैसे के मामले में एकदम बाजीगर। तो भाई लोग, सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस की। यह एक ऐसा विषय है जो हर किसी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो या फिर रिटायर्ड पर्सन। अब ये क्या होता है? पर्सनल फाइनेंस का मतलब है अपने पैसे का सही प्रबंधन करना। सीधी सी बात है, यह आपके पैसे की सही प्लानिंग और प्रबंधन से जुड़ा होता है। इसमें आपकी इनकम, खर्चे, बचत, निवेश और बीमा सब शामिल होते हैं। मतलब आपकी जेब में जो पैसा आता है उसे कैसे खर्च करना है, कैसे बचाना है और कैसे उसे और बढ़ाना है, ये सब सीखना। कैसे उसे और बढ़ाना है, ये सब सीखना। यह एक कला है जिसे हर किसी को आना चाहिए। सबसे पहला स्टेप है बजट बनाना। बजट बनाना मतलब ये देखना कि हर महीने आपकी कमाई कितनी है और खर्चा कितना है। अब ये मत सोचना कि ये तो मम्मी पापा करते हैं, बड़े हुए तो खुद संभालना पड़ेगा, बड़े हुए तो खुद संभालना पड़ेगा। अपने खर्चों को समझना और उन्हें नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। बजट बनाना मतलब ये देखना कि हर महीने आपकी कमाई कितनी है और खर्चा कितना है। एक डायरी लो या फिर मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करो और लिखना शुरू करो। एक डायरी लो या फिर मोबाइल ऐप का इस्तेमाल करो और लिखना शुरू करो। अगला स्टेप है बचत। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। ऐसे ही छोटी छोटी बचत से आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं। ऐसे ही छोटी छोटी बचत से आप एक बड़ा फंड बना सकते हैं। हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा पहले ही बचाकर रख दो। हर महीने अपनी कमाई का एक हिस्सा पहले ही बचाकर रख दो। अब बचत तो कर ली, लेकिन उसे ऐसे ही नहीं रखना है। अब बचत तो कर ली, लेकिन उसे ऐसे ही नहीं रखना है। उसे लगाना है काम पर ताकि वो और बढ़े। उसे लगाना है काम पर ताकि वो और बढ़े। यहां आता है निवेश का रोल। यहां आता है निवेश का रोल। निवेश के बहुत सारे तरीके हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। निवेश के बहुत सारे तरीके हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। बीमा भी बहुत जरूरी है। बीमा भी बहुत जरूरी है। अब मान लो कल को कोई अनहोनी हो जाए तो आपके परिवार का क्या होगा? बीमा भी बहुत जरूरी है। अब मान लो कल को कोई अनहोनी हो जाए तो आपके परिवार का क्या होगा? बीमा आपको और आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। अब मान लो कल को कोई अनहोनी हो जाए तो आपके परिवार का क्या होगा? बीमा आपको और आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। बीमा आपको और आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। और हाँ, ऋण प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। ऋण यानी कर्ज। और हाँ, ऋण प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। ऋण यानी कर्ज। अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसे समय पर चुकाना बहुत जरूरी है। और हाँ, ऋण प्रबंधन भी बहुत जरूरी है। ऋण यानी कर्ज। अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसे समय पर चुकाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ब्याज पर ब्याज चढ़ता जाएगा और आप कर्ज के जाल में फंसते जाओगे। अगर आपने कोई लोन लिया है तो उसे समय पर चुकाना बहुत जरूरी है, नहीं तो ब्याज पर ब्याज चढ़ता जाएगा और आप कर्ज के जाल में फंसते जाओगे। नहीं तो ब्याज पर ब्याज चढ़ता जाएगा और आप कर्ज के जाल में फंसते जाओगे। याद रखो, पर्सनल फाइनेंस कर्ज के जाल में फंसते जाओगे। पर्सनल फाइनेंस को अपने पैसों के प्रति जागरूक रहें और सही निर्णय लें। इससे न केवल आप आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेंगे, बल्कि मानसिक शांति भी मिलेगी। अपने पैसों के प्रति जागरूक रहें और सही निर्णय लें। इससे न केवल आप आर्थिक रूप से सुरक्षित रहेंगे, बल्कि मानसिक शांति भी मिलेगी। अब बात करते हैं निवेश की। निवेश एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपने पैसे को बढ़ा सकते हैं और भविष्य के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। याद है ना,
बचत को कैसे बढ़ाना है? निवेश के जरिए। निवेश आपके पैसे को काम पर लगाता है और समय के साथ उसे बढ़ाता है। लेकिन निवेश करने से पहले यह जानना जरूरी है कि निवेश के कितने प्रकार होते हैं और कौन सा आपके लिए सही है। हर निवेश का अपना एक अलग जोखिम और रिटर्न प्रोफाइल होता है और कौन सा आपके लिए सही है। सही निवेश का चुनाव आपके वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता पर निर्भर करता है। सबसे पहले बात करते हैं बैंक जमा की। बैंक जमा एक पारंपरिक और सुरक्षित निवेश विकल्प है। यह सबसे आम और सुरक्षित तरीका है। बैंक जमा में आपका पैसा सुरक्षित रहता है और आपको एक निश्चित ब्याज मिलता है। आप अपनी बचत को बैंक में एफडी या आरडी के रूप में जमा कर सकते हैं। एफडी और आरडी दोनों ही सुरक्षित और स्थिर रिटर्न प्रदान करते हैं। ब्याज भले ही कम मिले, लेकिन आपका पैसा सुरक्षित रहता है। ये उन लोगों के लिए अच्छा विकल्प है जो जोखिम नहीं लेना चाहते, लेकिन आपका पैसा सुरक्षित रहता है। यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो स्थिरता और सुरक्षा चाहते हैं। अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो शेयर बाजार आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। शेयर बाजार में निवेश करने से आपको उच्च रिटर्न मिल सकता है, तो शेयर बाजार आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। यहाँ आप कंपनियों के शेयर खरीदते और बेचते हैं। यहाँ आप कंपनियों के शेयर खरीदते और बेचते हैं। सही कंपनी में निवेश करने से आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अगर आप सही कंपनी में निवेश करते हैं तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन हाँ, शेयर बाजार में जोखिम भी होता है, तो आपको अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लेकिन हाँ, शेयर बाजार में जोखिम भी होता है। आपको अपने निवेश को ध्यान से चुनना चाहिए। शेयर बाजार में जोखिम भी होता है, इसलिए निवेश करने से पहले अच्छी तरह से रिसर्च करें। म्यूचुअल फंड भी एक अच्छा विकल्प है। म्यूचुअल फंड में आपकी बचत को कई अलग अलग शेयरों और बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है। यहाँ आपकी बचत को कई अलग अलग शेयरों और बॉन्ड्स में निवेश किया जाता है। यह शेयर बाजार में निवेश करने का एक आसान और कम जोखिम भरा तरीका है। यह शेयर बाजार में निवेश करने का एक आसान और कम जोखिम भरा तरीका है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने से आपको विविधता और पेशेवर प्रबंधन का लाभ मिलता है। सोना तो सदियों से निवेश का एक लोकप्रिय माध्यम रहा है। आप सोने के सिक्के, बार या ज्वेलरी खरीद सकते हैं। बार या ज्वेलरी खरीद सकते हैं। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लंबी अवधि में यह एक अच्छा निवेश साबित हो सकता है। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन लंबी अवधि में यह एक अच्छा निवेश साबित हो सकता है। सोना आपके पोर्टफोलियो में स्थिरता लाता है, लेकिन लंबी अवधि में यह एक अच्छा निवेश साबित हो सकता है। सोना आपके निवेश पोर्टफोलियो में स्थिरता और सुरक्षा लाता है। रियल एस्टेट यानी प्रॉपर्टी में निवेश भी एक अच्छा विकल्प है। आप जमीन, मकान या फ्लैट खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी की कीमत समय के साथ बढ़ती रहती है। मकान या फ्लैट खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी की कीमत समय के साथ बढ़ती रहती है। रियल एस्टेट में निवेश से आपको किराए की आय भी हो सकती है। प्रॉपर्टी की कीमत समय के साथ बढ़ती रहती है। यह एक स्थिर और लाभदायक निवेश हो सकता है। ईपीएफ और एनपीएस सरकार द्वारा संचालित सेविंग स्कीम है। ये स्कीम आपको टैक्स में भी छूट प्रदान करती है। ये स्कीम आपको टैक्स में भी छूट प्रदान करती है। याद रखिए, निवेश करने से पहले अपनी जोखिम क्षमता और वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखें। निवेश करने से पहले अपनी जोखिम क्षमता और वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखें। सही निवेश का चुनाव आपके भविष्य को सुरक्षित कर सकता है। किसी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। वे आपको सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं और आपके निवेश को सफल बना सकते हैं। चैप्टर 3, टैक्स की समझ। टैक्स से डरना नहीं, समझना है। अब बात करते हैं एक ऐसे शब्द की जिसे सुनकर ही लोगों के पसीने छूट जाते हैं, टैक्स। टैक्स का नाम सुनते ही कई लोग घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन घबराओ मत, टैक्स कोई भूत नहीं है। यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर नागरिक को समझनी चाहिए। यह बस सरकार को दिया जाने वाला एक अनिवार्य योगदान है, जिससे देश का विकास होता है। टैक्स के माध्यम से सरकार सड़कों, अस्पतालों, स्कूलों और अन्य सार्वजनिक सेवाओं का निर्माण और रखरखाव करती है। सबसे पहले तो यह जान लो कि टैक्स कई प्रकार के होते हैं। आयकर, जीएसटी, प्रॉपर्टी टैक्स इत्यादि। हर टैक्स का अपना महत्व और उद्देश्य होता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आयकर की। आयकर वह टैक्स है जो आपकी आय पर लगाया जाता है। हर व्यक्ति जिसकी आय एक निश्चित सीमा से ज्यादा होती है, उसे आयकर देना पीडीडी देता है।
यह सीमा सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है और समय समय पर बदलती रहती है। भारत में आयकर स्लैब सिस्टम के आधार पर लगता है। इसका मतलब है कि आपकी आय के अनुसार आपको टैक्स देना होता है। मतलब आपकी आय जितनी ज्यादा, आपको उतना ही ज्यादा टैक्स देना होगा। यह एक प्रगतिशील प्रणाली है जो उच्च आय वालों से अधिक योगदान की अपेक्षा करती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप टैक्स बचा भी सकते हैं। सरकार ने कई तरह की टैक्स छूट और कटौती की सुविधा दी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। टैक्स बचाने के कई तरीके हैं जिनका सही उपयोग करके आप अपने टैक्स को कम कर सकते हैं। सरकार ने कई तरह की टैक्स छूट और कटौती की सुविधा दी है जिनका लाभ उठाकर आप अपने टैक्स को कम कर सकते हैं। यह छूट और कटौती विभिन्न निवेश और खर्चों पर आधारित होती है। जैसे अगर आप धारा 80C के तहत निवेश करते हैं तो आप 1,50,000 रुपए तक की टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं। यह निवेश आपके भविष्य को सुरक्षित करने के साथ साथ टैक्स बचाने में भी मदद करता है। इसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, होम लोन के ब्याज इत्यादि पर भी टैक्स कटौती का दावा किया जा सकता है। ये आपके स्वास्थ्य और आवास की सुरक्षा के साथ साथ टैक्स बचाने का एक अच्छा तरीका है। टैक्स से बचने के लिए आपको टैक्स नियमों की अच्छी समझ होनी चाहिए। यह समझ आपको सही निर्णय लेने में मदद करेगी। आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से सलाह ले सकते हैं या फिर ऑनलाइन टैक्स फाइलिंग पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह दोनों ही तरीके आपको टैक्स फाइलिंग में मदद करेंगे। याद रखें, टैक्स चोरी एक अपराध है। यह न केवल कानूनी समस्याओं को जन्म दे सकता है बल्कि आपके वित्तीय भविष्य को भी खतरे में डाल सकता है। इसलिए हमेशा सही और ईमानदारी से टैक्स का भुगतान करें। यह न केवल आपकी जिम्मेदारी है बल्कि आपके देश के विकास में भी आपका योगदान है। चैप्टर 4, वित्तीय लक्ष्य तय करना। सपने देखो और उन्हें पूरा करो। तो भाई लोग, अब तक हमने सीखा कि पैसे को कैसे संभालना है, कैसे बढ़ाना है और टैक्स से कैसे बचना है। लेकिन ये सब करने का क्या मतलब अगर आपके कोई वित्तीय लक्ष्य ही नहीं है? वित्तीय लक्ष्य मतलब वो सपने जो आप अपने पैसों से पूरे करना चाहते हैं। यह एक नया घर खरीदना हो सकता है, कार खरीदना हो सकता है, बच्चों की पढ़ाई हो सकती है या फिर रिटायरमेंट के बाद आरामदायक जीवन बिताना हो सकता है। वित्तीय लक्ष्य तय करना बहुत जरूरी है क्योंकि यह आपको एक दिशा देता है, एक मकसद देता है। जब आपको पता होता है कि आपको क्या चाहिए तो आप उसके लिए योजना बना सकते हैं, बचत कर सकते हैं और निवेश कर सकते हैं। वित्तीय लक्ष्य छोटे, मध्यम और लंबी अवधि के हो सकते हैं। छोटे लक्ष्य वो होते हैं जिन्हें आप 1-2 साल में पूरा करना चाहते हैं, जैसे नया फोन खरीदना। मध्यम लक्ष्य वो होते हैं जिन्हें आप 5-10 साल में पूरा करना चाहते हैं, जैसे कार खरीदना। और लंबी अवधि के लक्ष्य वो होते हैं जिन्हें आप 10-20 साल या उससे ज्यादा समय में पूरा करना चाहते हैं, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग। अपने वित्तीय लक्ष्यों को लिख लें और उनके लिए एक समय सीमा तय करें। फिर एक योजना बनाएं कि आप इन लक्ष्यों को कैसे प्राप्त करेंगे। याद रखें, वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करना कोई जादू नहीं है, यह एक सतत प्रयास का परिणाम है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अब आप समझ गए होंगे कि वित्तीय ज्ञान कितना जरूरी है। यह आपको न सिर्फ पैसे कमाने में मदद करता है बल्कि उसे सही तरीके से खर्च करने, बचाने और निवेश करने में भी मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वे भी वित्तीय रूप से जागरूक बन सकें। धन्यवाद।